बहुत समय पहले की बात है। कंकड़पुर नाम का एक बेहद ही सुंदर गांव था, जहां चारों तरफ खेत खलियान, मिट्टी के कच्चे रास्ते और बीच बीच में फूस की झोपड़ियां थीं। उसी गांव का एक आखिरी सिरा था, जहां ज्यादातर लोग जाना भी पसंद नहीं करते थे। वहीं खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी, जिसकी छत में से जगह जगह से धूप की किरणें अंदर झांकती थीं। इसी झोपड़ी में रहता था अमन। उम्र सिर्फ 18 साल, लेकिन आंखों में उम्र से कई ज्यादा थकान और समझदारी झलकती थी। अमन धीरे से बिस्तर पर से उठकर बैठ गया। मिट्टी की दीवार से टिके हुए एक पुराने कपड़े को उसने अपने कंधों पर डाला और बाहर की तरफ देखने लगा। अमन के पिता हरदेव जब अमन 8 साल का था, लकड़ी काटने जंगल में गए थे और फिर दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आए। और अमन की माँ तो उसके जन्म के वक्त ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थीं। पता नहीं पिताजी आप कहाँ पर हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। तभी बाहर से आवाज आती है, अमन बेटा, तू सोकर उठ गया है क्या? हाँ काकी, मैं सोकर उठ गया हूँ, बस अभी बाहर ही आ रहा हूँ। कमला देवी गांव के मुखिया हरिशंकर चौधरी की पत्नी थी। नीली साड़ी, माथे पर हल्का सा टीका और चेहरे पर ऐसी ममता जो किसी माँ से कम नहीं थी। वो अपने हाथ में खाना लिए झोपड़ी के अंदर आती हैं। ले बेटा, आज तेरे लिए तेरे मनपसंद का खाना बनाई हूँ। कल रात को भी तूने ठीक से खाना नहीं खाया था। अमन ने थाली की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। काकी, कब तक आप लोग मेरा पेट भरते रहेंगे? अब तो मुझे खुद पर बोझ जैसा महसूस होने लगा है। अमन की बात सुनकर कमला देवी का चेहरा सख्त हो जाता है। खबरदार, जो तूने आगे से कभी ऐसा बोला भी तो। अगर तू हम लोगों पर बोझ होता तो क्या हम तुझे इतने साल अपने बेटे की तरह रखते? तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तू अकेला हो चुका है। हम सब है ना तेरे साथ। चल अब खाना खा ले, मैं बाहर तेरे काका के पास जा रही हूँ। ये कहकर उन्होंने थाली उसके हाथ में थमा दी और बाहर निकल गईं। अमन वहीं चुपचाप बैठा रह गया। अमन खाना खा तो रहा था, लेकिन हर एक कौर उसके गले से मुश्किल से ही उतर पा रहे थे, क्योंकि उसके पेट से ज्यादा उसका आत्मसम्मान भूखा था। कुछ देर बाद अमन अपने घर से बाहर निकलता है। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे उसके काका और गांव के मुखिया हरिशंकर चौधरी। उनके हाथ में हुक्का था और आंखों में जीवन का अनुभव दिखाई दे रहा था। अमन ने उन्हें देखते ही आदर भाव से अपना सिर झुका लिया। और अमन बेटा, खाना खा लिया तूने? जी काका, मैंने खाना खा लिया है। आपने अभी तक कुछ खाया कि नहीं? हाँ बेटा, मैंने भी खा लिया है। तू कितनी जल्दी बड़ा हो गया है अमन। कितना छोटा सा था तू जब हम तुझे अपने साथ लेकर आए थे। समय कितना जल्दी बीत जाता है ना। काका, अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं अब और नहीं चाहता कि गांव के सब लोग मुझे तरस की नज़र से देखें और मुझ पर दया खाएं। तू सही कह रहा है बेटा। शायद यही सही समय है जब तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपने काका की ये बात सुनकर अमन की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक उभर आई। अमन को क्या पता था कि उसका ये फैसला उसे उस जंगल की ओर ले जाएगा जहां सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि मौत भी बोलती थी। अगली सुबह अमन अपने घर के बाहर खड़ा था। हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी की लकड़ी भले ही पुरानी थी, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ देखा। कच्चे घर, खेतों में काम करते हुए लोग और बीच में उसके काका का घर। अमन जंगल में लकड़ी काटने जा ही रहा था कि तभी उसकी काकी कमला देवी ने उसे रोककर पूछा, अमन बेटा, इतनी जल्दी सुबह सुबह हाथ में कुल्हाड़ी लिए कहाँ पर जा रहा है? काकी, मैं जंगल की ओर लकड़ी काटने जा रहा हूँ। क्या पता शायद मुझे वहाँ पर कुछ और काम भी मिल जाए। जंगल की ओर जा रहा है? अरे बेटा, वो इलाका आज भी ठीक नहीं माना जाता है। वहाँ पर खतरा हो सकता है। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। काकी, अब मैं डर की वजह से घर में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इतने में उसके काका हरिशंकर चौधरी भी बाहर आते हैं। अमन, तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जा रहा है क्या? जी काका, जंगल में अगर लकड़ी मिल जाएगी तो अच्छा ही होगा। ध्यान से बेटा, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना
और सूरज ढलने से पहले लौट आना। रात में वहां पर रुकना ठीक नहीं रहेगा और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए काका, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग घर में आराम करिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हरिशंकर की आंखों में अमन को लेकर एक डर था। वो डर जो सिर्फ वही आदमी जानता था जिसने उस जंगल का सच देखा हो। अमन अब अपने गांव की सीमा को पार कर चुका था। अब उसके सामने था चिरई वाली पहाड़ी का जंगल। पेड़ इतने घने थे कि धूप भी जमीन तक पहुंचने में हिचकिचा रही थी। खूब तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन पेड़ों के पत्तों की आवाज कुछ अलग सी ही थी। जैसे पूरा जंगल अमन से कुछ कहना चाहता हो, जैसे हर पेड़ अमन को पहचानता हो। अमन ने मन ही मन में खुद से कहा, पिताजी भी उस दिन शायद इसी रास्ते से जंगल के अंदर गए होंगे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर और बढ़ता गया, वैसे वैसे चारों तरफ सन्नाटा छाता गया। कुछ देर और चलने के बाद अचानक अमन रुक जाता है। उसके सामने एक ऊंचे पेड़ की डाल पर एक अजीब सी चिड़िया बैठी थी। वो आकार में सामान्य चिड़ियाओं से बड़ी थी। उसके पंख गहरे नीले काले थे और उसकी आंखें एकदम अमन को ही घूर रही थी। बड़ी अजीब बात है, ये चिड़िया बाकी सभी चिड़ियाओं से बिल्कुल अलग है। उनके जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है और कितनी बड़ी भी है। वो चिड़िया पेड़ पर से बिल्कुल भी नहीं हिलती है, बस लगातार एकटक अमन को देखती रहती है। अमन को क्या पता था कि चिड़िया की ये नजरें उसके अतीत का दरवाजा खोलने वाली हैं। चलो अब जल्दी से काम शुरू करता हूँ। काफी देर से सिर्फ इधर उधर ही घूम रहा हूँ। अभी शाम हो जाएगी तो काम भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही अमन ने लकड़ी काटने के लिए पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, वैसे ही पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। जैसे ही जंगल अचानक शांत हुआ, अमन के हाथ अपने आप ही रुक गए। हवा भी एकदम थम चुकी थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे सांस रोककर खड़े हो गए थे। अमन ने थोड़ा घबराकर चारों तरफ नजर घुमाई। ये वो सन्नाटा था जो कानों को नहीं बल्कि सीधे दिल को सुनाई दे रहा था। इतनी खामोशी कैसे हो गई? अभी तो हवा चल रही थी। तभी उस पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया ने धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उड़ने के बजाय वो अमन के और पास आ गई। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा गहरी लग रही थीं। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो अमन को अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानती हो। ये चिड़िया मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं उड़ क्यों नहीं जाती है? मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ क्योंकि तुम हरदेव के बेटे हो। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम बोल कैसे सकती हो? डरने की जरूरत नहीं है अमन, मैं तुम्हें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगी। ये सपना है या मेरी आंखों का धोखा? कोई चिड़िया कैसे बोल सकती है? अमन ये दृश्य देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई चिड़िया कैसे बोल रही है। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग भी सच्चाई को नकारने लगता है। अगर तुम सच में बोल सकती हो तो मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब से तुम अपने पिता के साथ उनकी उंगली पकड़कर पहली बार जंगल की ओर आए थे। उस चिड़िया की ये बात सुनकर अमन की सांसें तेज हो गईं। तुम मेरे पिताजी को जानती हो? कहाँ पर हैं वो और कैसे हैं? इतने साल हो गए मुझे अपने पिताजी से मिले। क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगी? हरदेव जी सिर्फ तुम्हारे पिता ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही बहादुर इंसान भी थे। अगर तुम मेरे पिताजी को जानती हो तो बताओ इस वक्त वो कहाँ पर हैं और वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए हैं? अमन की बात सुनकर चिड़िया कुछ पल चुप रहती है, फिर बोलती है, क्योंकि वो इस जंगल के एक ऐसे सच से टकराए थे जिसे कोई जानना भी नहीं चाहता था। अब अमन डर नहीं रहा था, बल्कि वो जंगल की सच्चाई के बहुत करीब आ चुका था। तुम कौन हो और ये सब बातें मुझे क्यों बता रही हो? और मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? मैं भी तुम्हारे जैसे ही कभी एक इंसान हुआ करती थी, लेकिन एक तांत्रिक के श्राप के वजह से मैं इस रूप में कैद कर दी गई हूँ। अमन ने अविश्वास दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। मैं ये सब कैसे मान लूं कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच है? क्योंकि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है और मैं जानती हूँ वो इस समय कहाँ पर है।
ये बात सुनते ही अमन एकदम सन्न रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम झूठ बोल रही हो। अगर पिताजी अभी तक जिंदा होते तो अब तक घर वापस आ गए होते। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मुझे तुम्हारा नाम और तुम्हारे पिता का नाम कैसे पता होता, और मुझे उनके यहाँ आने के बारे में कैसे पता होता? उस पल अमन के सामने दो रास्ते थे। पहला, या तो डरकर भाग जाए, और दूसरा, या वो उस सच की ओर आगे बढ़े जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। अमन ने अचानक अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी। मुझे तुम अकेला छोड़ दो, ये जंगल ठीक नहीं है। और अमन बिना पीछे देखे गांव की ओर दौड़ पड़ा। तभी पीछे से चिड़िया की आवाज आई। भाग तो रहे हो अमन, लेकिन सच से नहीं भाग पाओगे। तुम्हें सच का सामना करना ही पड़ेगा। अमन बिना रुके अपने गांव की तरफ भाग रहा था। रास्ते में कांटेदार झाड़ियां उसके पैरों से टकरा रही थीं, लेकिन उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जंगल की घनी छाया अब खत्म होने लगी और सामने कंकड़पुर गांव दिखाई देने लगा। अमन जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचा, वो वहीं जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, वो जंगल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, और वो चिड़िया कहीं सच तो नहीं बोल रही थी। उसने अपने पसीने से भीगे हुए चेहरे को हाथों से पोंछ लिया। गांव भी बिल्कुल सामान्य सा ही लग रहा था। लोग अपने कामों में ऐसे लगे हुए थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि जंगल में कुछ हुआ भी है। यही बात अमन को सबसे ज्यादा डराने वाली लगी कि जिस जंगल ने उससे बात की, उसके बारे में गांव वालों को कुछ भी पता नहीं था। अमन अपने लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसी समय उसकी काकी कमला देवी भी सामने से आती हुई दिखाई दी। अरे अमन बेटा, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? उन्होंने देखा कि अमन का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और उसके कपड़े भी धूल से सने हुए थे। तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, और तेरे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए हैं? कुछ नहीं काकी, वो थोड़ा जंगल में गर्मी ज्यादा थी ना, इसलिए थोड़ा सिर चकरा गया था और कपड़े भी गंदे हो गए थे। कमला देवी को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने उस समय अमन से कुछ भी नहीं कहा। कोई बात नहीं, अंदर चल, खाना तैयार है, पहले खाना खा ले, बहुत भूख लगी होगी तुझे। अमन चुपचाप घर के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर अमन ने थाली सामने रखी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में बार बार चिड़िया की वही आवाज गूंज रही थी। अमन का डर तब और बढ़ जाता है जब उसका दिमाग सच्चाई को मानने से इनकार करने लगता है, लेकिन अमन का दिल सच को मान चुका था। अमन ने मन ही मन खुद से कहा, कोई चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? नहीं, ये सब मेरा सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसने जबरदस्ती अपना खाना खत्म किया। बाहर खड़ी कमला देवी उसे देख रही थी। उन्हें समझ आने लगा था कि अमन के साथ जंगल में कुछ ना कुछ घटना जरूर हुई है। रात हो चुकी थी। अमन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता था, उसे वही जंगल दोबारा दिखने लगते थे। चिड़िया की वही आंखें और उसकी वही आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। अमन झटके से बिस्तर पर से उठ बैठा। चुप हो जाओ, मुझे परेशान मत करो, निकल जाओ मेरे दिमाग से और सोने दो मुझे। वो उठकर घर के बाहर आया। आसमान में चांद आधा ढका हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। उसने दूर जंगल की ओर देखा। उस अंधेरे में जंगल भी अमन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल अमन का ही इंतजार कर रहा हो। अगर वो चिड़िया सच बोल रही थी तो मुझे जवाब चाहिए कि मेरे पिताजी आखिर कहाँ पर हैं। वो वापस अंदर अपने कमरे में चला गया। अमन अब जान चुका था कि वो जंगल उसे दोबारा बुलाने वाला है। उसके मन में अब डर नहीं बल्कि जिज्ञासा जाग उठी थी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, एक अजीब सी उदासी थी। अमन अपने घर से बाहर निकलता है। रात की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक बार डर अगर मन में घर कर लेता है तो वो इंसान को सोने नहीं देता है, और मन में अगर कुछ सवाल जाग जाए तो उसका जवाब ढूंढे बिना चैन नहीं लेने देता है। अमन ने जंगल की दिशा की ओर देखा। उसकी आंखों के सामने कल की सारी बातें घूम रही थीं।
उस चिड़िया की आवाज़, उसकी डरावनी आंखें और उसके पिता का नाम जो चिड़िया ने लिया था। अगर वो सब कुछ झूठ भी होगा, फिर भी मुझे खुद जाकर देखना होगा कि आखिर इस जंगल का राज है क्या, और उस चिड़िया की बातों में कुछ सच्चाई है या नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल गया, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर से ज्यादा जिद थी। वो जिद जो उसे उस जंगल की सच्चाई जानने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे ही अमन जंगल में घुसा, वही ठंडक उसे फिर से महसूस होने लगी, लेकिन इस बार वो डरकर नहीं भागा। पहली बार इंसान डरकर भागने लगता है, लेकिन दूसरी बार वही डर उसे वापस खींच लाता है। अमन भी उसी रास्ते पर चल रहा था जहां कल सब कुछ बदला हुआ था। और सचमुच वो चिड़िया कल के जैसे आज भी उसी पेड़ पर बैठी थी। जैसे लग रहा था कि वो अमन का ही इंतजार कर रही हो। अमन और चिड़िया का दोबारा आमना सामना हुआ। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ से नीचे आकर अमन के सामने खड़ी हो गई। मुझे पता था कि तुम अपने पिता के बारे में जानने के लिए वापस जरूर आओगे। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आया हूँ। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो ये आखिरी बार होगा। बताओ मेरे पिताजी कहाँ पर है? तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं है, बल्कि एक सवाल छिपा हुआ है। तुमने कहा था कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। अगर ये झूठ है तो अभी बता दो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे पिता हरदेव मरे नहीं हैं अमन। वो इस जंगल के एक ऐसे बंधन में फंसे हुए हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही खोल सकते हो। ये बात सुनते ही अमन की सांसें एकदम रुक सी गईं। और तुम आखिर हो कौन, और ये सब कैसे जानती हो? मैं इस जंगल का श्राप हूँ और इसकी कैदी भी, और इसी वजह से मैं इस चिड़िया के रूप में तुम्हें दिख रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोचते हो। तुम्हें यही लगता है ना कि तुम अपने काका और काकी पर बोझ बनते जा रहे हो, और इसी वजह से तुम कुछ काम करना चाहते हो। तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? जंगल सब सुनता है अमन। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मुखिया काका और काकी मेरे लिए परेशान ना हो, और तुम मेरे पिताजी के बारे में बता दो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें वो रास्ता दिखा सकती हूँ जहाँ से तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम अमीर बन जाओगे, और तुम्हारे पिता तक पहुँचने का रास्ता भी खुलेगा। उसकी ये बात सुनकर अमन की आंखों में आशा की थोड़ी चमक आई। इसके लिए क्या करना होगा मुझे? मेरे साथ साथ जंगल के अंदर की ओर चलो। तुम्हें तुम्हारी सारी सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। कुछ पल की हिचक के बाद अमन ने अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए। अमन नहीं जानता था कि वो जंगल में नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के अंदर कदम रख रहा है। दोनों चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पेड़ भी एकदम अलग दिखते थे, और वहीं पर एक बड़ी सी अंधेरी गुफा थी। चिड़िया ने फुसफुसा कर कहा, अब यहीं से सब कुछ बदलेगा। यहीं से तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी और तुम्हारे पिता के बारे में भी पता चलेगा। अमन ने गुफा की ओर देखा। गुफा के अंधेरे में सिर्फ रास्ता ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा भी छुपा हुआ था। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर अमन के कदम अपने आप रुक गए। अंदर काफी घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों में नहीं, सीधे दिल में उतरता है। अमन ने कुल्हाड़ी कस कर पकड़ी और चिड़िया से कहा, अगर ये सब कुछ झूठ निकला ना, तो मैं यहीं से वापस घर की ओर लौट जाऊंगा। जो सच को खोजने आते हैं ना अमन, वो आधे रास्ते से वापस नहीं लौटते। अमन अब गुफा के भीतर जाने लगा। जैसे ही उसने अपना पहला कदम अंदर रखा, गुफा की दीवारों पर एक अजीब सी चमक उभरती हुई दिखाई दी। दीवारों पर उकेरे गए पुराने जमाने के चिन्ह, तांत्रिक चक्र और इंसानों की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। दीवारों पर ये सब आकृतियों को देखकर अमन की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। ये सब चिन्ह, आकृतियां, ये किसने बनाया है? इसका मतलब क्या होता है? ये जंगल नहीं है, ये एक सौदा है अमन, जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अमन ने आगे बढ़ते हुए एक पत्थर का चबूतरा देखा, जिसके बीच जला हुआ सा तांत्रिक चिन्ह था और उसकी दीवारों पर सूखी हुई लाल रंग की धारियां थीं। अमन को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था। ये तो किसी इंसान के खून का निशान है ना? ये किसके खून का निशान है? हाँ, ये इंसान के ही हैं, और हर खून के निशान के पीछे एक मजबूरी छुपी हुई है। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी,
जो आधा इंसान के और आधा पक्षी के रूप में बना हुआ था। ऐसी मूर्ति को पहली बार देखकर अमन के शरीर में सिहरन दौड़नी शुरू हो गई। इस मूर्ति में जो पक्षी है वो तुम्हारी जैसी दिखती है, ये तुम ही हो, है ना? हाँ, मैं भी कभी इंसानों के जैसे ही दिखती थी। अमन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ से हो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। चिड़िया की आंखों में भी दर्द साफ झलक रहा था। मैं भी कभी तुम्हारे जैसे ही इंसान हुआ करती थी। मेरी भी एक अच्छी सी जिंदगी थी, मैं भी अपने परिवार के साथ रहती थी, पर मेरे लालच ने मुझे ऐसा बना दिया। सालों पहले जब इस जंगल में पहली बस्ती बसी थी, तो बस्ती के लोगों ने भगवानों को नहीं बल्कि काली शक्तियों को पूजा था। गांव वालों ने मुझसे एक सौदा किया, जिसमें उन्होंने फसल, धन और सुरक्षा देने के बदले हर पीढ़ी के लोगों से एक इंसान की बलि मांगी थी। और मेरे पिताजी, क्या वो भी इसी बलि का शिकार हुए हैं? तुम्हारे पिता ने उस सौदे को तोड़ने की कोशिश की थी। अच्छी बात है कि वो अभी जिंदा हैं, लेकिन इस गुफा से बंधे हुए हैं। उस सौदे को तोड़ने के कोशिश में वो खुद ही कैद हो गए और आज तक कैद हैं। अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम चाहो तो ये श्राप टूट सकता है और तुम अपने पिता को इस कैद से भी आज़ाद करा सकते हो। लेकिन इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने पिताजी को इस कैद से आज़ाद कराने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे पिता ने करने से मना कर दिया था, या फिर जो उन्होंने करने की कोशिश की थी। अमन के आंखों के सामने उसके पिता का चेहरा आने लगा। अमन समझ गया था कि ये सिर्फ उसके डर की परीक्षा ही नहीं थी, बल्कि ये इंसान बनने या राक्षस बनने का भी चुनाव था। तभी गुफा के अंदर अचानक अमन की नाम की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज सुनते ही अमन की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन सवाल ये था कि जो आवाज आ रही थी, क्या वो अमन के पिता की थी या फिर उस श्राप की एक और कोई चाल थी? आवाज दोबारा फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार अब और भी पास से आ रही थी। अमन की सांसें तेज होने लग गईं, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो गुफा के अंधेरे में आगे की ओर बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांसें तेज चल रही थीं। गुफा के अंदरूनी हिस्से में एक संकरी सुरंग थी। वहां दीवार पर जंजीरों में जकड़ा हुआ एक लाचार और कमजोर इंसान था। चेहरा सूखा हुआ, आंखें धसी हुईं, लेकिन वो चेहरा अमन के लिए बिल्कुल भी अजनबी जैसा नहीं था। वो तुरंत दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। वो उसके पिता हरदेव ही थे। अमन बेटा, तू यहाँ कैसे आ गया? तुझे नहीं आना चाहिए था। ये जगह तेरे लिए बहुत खतरनाक है। पिताजी, आपको यहाँ पर किसने बांधा है? आपका ये हाल किसने किया है पिताजी? हरदेव ने सिर उठाया और उनकी नजर चिड़िया पर जा पड़ी। चिड़िया को देखते ही उनकी आंखों में डर उतर आया। उससे दूर रहना अमन, वो एकदम झूठी है। उसने मुझे भी लालच देकर यहाँ कैद कर लिया था। तुम अब भी उस इंसान को ही बचा रहे हो हरदेव, जिसने हर बार वो सौदा तोड़ा है। मैंने अपने गांव और वहाँ के लोगों को बचाने के लिए खुद को कैद किया था। अमन दोनों लोगों की बातों में उलझ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। ये सब क्या हो रहा है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक फिर से गुफा की दीवारें हल्की हल्की हिलने लगीं। तुम्हारे पिता ने सौदा नहीं तोड़ा था अमन, उन्होंने बस उसे अपने ही तरीके से इसे निभाया था। ये क्या कह रही है बाबा? ये सच है क्या? अपने भी उस सौदे को स्वीकार कर लिया था? मुझे इस सौदे को मजबूरी में मानना पड़ा, क्योंकि इस सौदे के अनुसार गांव के हर घर के हर पीढ़ी से एक बलि देनी पड़ती थी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तू भी इस बलि का शिकार हो जाए। उनकी ये बात सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो पिताजी, आपने मुझे बचाने के लिए खुद को इस श्राप के हवाले कर दिया? हाँ बेटा, मैंने खुद को इस गुफा में बांध लिया ताकि तू अच्छे से अपना जीवन बिता पाए और इस सौदे से बच सके। गुफा में एकदम सन्नाटा छा गया। अब चिड़िया ने अपनी असली शर्त रखी और बोली, और अभी भी सौदा अधूरा है। अब या तो हरदेव मरेगा
या अमन उसकी जगह लेगा, लेकिन किसी एक को तो अपनी बलि देनी ही पड़ेगी। बेटा, शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, इसलिए मुझे अपनी बलि देने दे। अचानक हरदेव के चेहरे पर एक अजीब सी और डरावनी मुस्कान आ गई। उनकी आंखें काली पड़ने लगीं। अब देखो अमन, ये है इस सौदे का दूसरा सच। अमन, मुझे इस कैद से जल्दी आजाद कर। ये आप नहीं है पिताजी, ये कोई और ही है जो आपका भेष लेकर बोल रहा है। ये जरूर उस शाप की ही कोई चाल होगी मुझे कैद करने के लिए। जिसे अमन अपना पिता समझ रहा था, वो शायद सिर्फ एक शरीर था, और जो उस शरीर में से बोल रहा था वो खुद सौदा ही था। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अमन। या तो अपने पिता को आजाद करके पूरे गांव वालों की बलि चढ़ने दो, या फिर अपने पिता को मारकर गांव वालों को बचा लो। अब पहली बार अमन को समझ आ रहा था कि कभी-कभी सही फैसला लेना भी सबसे बड़ा पाप होता है। गुफा में अब अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि अमन को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी वो भी अब जा चुकी थी। अब बस सामने जंजीरों में जकड़ा वो शरीर खड़ा था, जो कुछ देर पहले तक अमन का पिता था। अमन, अगर तू सच में मेरा बेटा है तो मुझे जल्दी से इन जंजीरों में से आजाद कर दे। अमन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। चिड़िया धीरे धीरे अमन के पास आई। अब उसके पंख भी काले धुएं जैसे लगने लगे थे। समय खत्म हो रहा है अमन। अब जंगल को किसी एक का खून चाहिए। या तो तुम अपनी बलि दो, या फिर अपने पिता को मार दो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर ये बलि पूरी हो जाएगी तो क्या ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर कभी किसी को बलि नहीं देनी पड़ेगी? श्राप कभी भी खत्म नहीं होते हैं, बस उसके मालिक बदलते रहते हैं। अमन अब सब कुछ समझ चुका था। उसने नीचे जमीन पर नजर डाली। वहीं पर वो पुराना तांत्रिक चक्र बना हुआ था और उसके बीच में एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। तभी अचानक हरदेव की आंखों में पल भर के लिए इंसानियत वापस लौट आई। अमन बेटा, तू मुझे मार दे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और ये खत्म भी मेरे मरने के बाद ही होगा। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं मार सकता। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तो इस चिड़िया की वजह से हुआ है। बेटा, अगर तू जिएगा तो पूरे गांव वालों की बलि चढ़ेगी, और अगर तू मरा तो शायद कोई और ना मरे और ये श्राप भी खत्म हो जाए। अमन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। ये देखते ही चिड़िया की आंखों में लालच चमक उठा। लेकिन तभी अमन ने कुल्हाड़ी अपनी ओर मोड़ ली। नहीं अमन, ये सौदे के नियमों के खिलाफ है। तुम खुद को ऐसे नहीं मार सकते हो। नियम तुमने बनाए थे और कुर्बानी मैंने चुनी है। अमन ने तांत्रिक चक्र के बीच खड़े होकर अपनी हथेली काट दी। खून पूरा जमीन पर गिरने लगा, लेकिन मंत्र नहीं जागा। गुफा की दीवारें कांपने लगी, क्योंकि पहली बार बलि डर से नहीं बल्कि स्वेच्छा से दी जा रही थी। नहीं, तुम मुझे आजाद नहीं कर सकते हो अमन। मैं तुम्हें आजाद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर रहा हूँ। जैसे ही अमन ने अपना हाथ काटा, वैसे ही गुफा की दीवारें दरकने लगीं और चिड़िया भी अचानक जमीन पर गिर गई। जंजीरें भी अपने आप टूट गईं। हरदेव कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़े, लेकिन वो होश में थे। अमन भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून बहुत बह रहा था। बाबा, अब कोई सौदा नहीं होगा और किसी की बलि नहीं चढ़ेगी। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने लगीं। अमन ने अपनी कुर्बानी देकर पूरे गांव वालों की जान बचा ली थी। गांव में उस दिन के बाद से फसलें हमेशा सामान्य रहने लगी। अब कोई भी बलि नहीं दी जा रही थी। पूरा गांव अब खुशी खुशी रहने लगा था। लेकिन जंगल के बाहर अभी भी एक पेड़ है जहां हर रोज सुबह एक चिड़िया बैठकर खामोशी से रोती रहती है, क्योंकि श्राप मरा नहीं था, बस हार गया था। इसी के साथ इस सुंदर कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल मॉरल हुड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।